नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच सकते हैं और इस दौरान वो कई क्षेत्रों में निर्माणाधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर एकेडमी का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगे और इसके अलावा टीपी नगर और धर्मशाला रैन बसेरे का निरीक्षण कर जरूरतमंदों में कंबल वितरित करेंगे। सीएम योगी के दौरे के मद्देनजर देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है और साथ ही मुख्यमंत्री के रविवार को 3 बजे सर्किट हाउस पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहां से वो सड़क मार्ग से तालकंदल पहुंचेंगे और जहां पर वो 10 एकड़ में करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे काम को लोकार्पण करेंगे और इस दौरान वो निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार वाहन का कहर लगातार जारी है। सिविल लाइन क्षेत्र में महावीर चौक में हाल ही में एक अनियंत्रित कार ने ट्रक से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे का पूरा दृश्य पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं आई है, लेकिन वाहन में सवार कुछ लोग हल्की चोटों के साथ प्रभावित हुए हैं। घायलों को तुरंत ही पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वीडियो के मुताबिक ये घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी तेजी से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हादसे में एक बार फिर से शहर में तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहनों के खतरे पर चिंता जताई है और लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार शीतलहर के बीच वायु प्रदूषण का स्तर भी बेहद गंभीर बना हुआ है। हाल ही में मापी गई रिपोर्ट के अनुसार नोएडा के औसतन प्रदूषण स्तर जो है वो 300 से ज़्यादा हो गया है और ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाज से अत्यंत खतरनाक भी माना जा रहा है। सेक्टर 1 में एयर क्वालिटी जो है वो 410 दर्ज की गई है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। और इन इलाकों की बात करें तो सेक्टर 125 में AQI जो है वो 300 से ज़्यादा है। सेक्टर 116 की बात की जाए तो यहाँ पर भी AQI जो है वो 350 से ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और ऐसे में अगर ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क की बात की जाए तो यहाँ पर भी AQI जो है वो 350 के पार पहुँच गया है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि इस तरह पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण और ठंड का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य और सामान्य जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है वायु, और ऐसे में विशेषज्ञों ने लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय तक रहने से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 12 में सड़क किनारे फुटपाथ पर एक मृतक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती पहचान के अनुसार मृतक मूल रूप से कन्नौज का रहने वाला बताया जा रहा है और हाल ही में नोएडा में आया हुआ था। पुलिस ने बताया कि मृतक के शरीर पर किसी भी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे ये संभावना जताई जा रही है कि मौत अधिक शराब पीने या फिर अत्यधिक ठंड के कारण हुई हो सकती है। हालांकि मौत की असली कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लगाया जा सकेगा और ये मामला थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के पास सेक्टर 12 का है और पुलिस जांच में जुटी हुई है ताकि स्थिति के सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो वहीं यूपी के पीलीभीत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके चलते पुलिस ने शातिर अपराधी के पास से अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद किए हैं, जिसके बाद से पुलिस ने शातिर अपराधी को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फिलहाल जेल भेज दिया है। कौशाम्बी जिले के मुख्यालय चौराहे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष नीलमणि की अगुवाई में महिला और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका। साथ ही बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और इस दौरान विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष नीलमणि ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। बांग्लादेश ने शांति, सौहार्द और मानवता पर सीधा हमला किया है और ऐसी घटनाएं भय का माहौल पैदा कर रही हैं। राम अभिलाष मौर्य ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के साथ किन्नर समाज और महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल रही।
जो हमारा हिंदू संगठन और हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है ये बांग्लादेश में, ये सरासर बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, अभी तक तो हम लोग कुछ विरोध ही नहीं किए हैं, पर बांग्लादेश को आगाह कर रहे हैं कि जो हमारे हिंदू समाज भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस चीज में आप लोग होश में आइए। नहीं, हम सारे बांग्लादेश हिंदू भाइयों के साथ है और ये हमारे महिलाएं, हम पूरा जिला कौशाम्बी के किन्नर समाज के मुखिया भी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में तत्काल जो है सैनिक कार्रवाई करके और या तो वहाँ की सरकार को दबाव बना करके हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार तत्काल रुकवाए जाए। क्या नाम है आपका? नीलमणि, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जनपद कौशाम्बी। ये बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए ये हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि वो अभी भी वक्त है, सुधर जाए, वरना हम कितना आक्रोश हो सकते हैं। जब यहाँ होगी इतना आक्रोश हो सकते हैं तो हम बांग्लादेश में घुस के उन लोगों को मारेंगे और उनको सुधरना होगा, क्योंकि हम हमारी माँ शक्ति बजरंग दल पीछे नहीं हटने वाले हैं। और सरकार से भी हमारा यही अपील है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करके हमारे हिंदू भाइयों को बचाएं। अगर वो नहीं बचाएंगे तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर डट के सामना करें। मथुरा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर क्षेत्रीय करनी सेना ने जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, हत्या और धार्मिक उत्पीड़न पर गहरी चिंता जताई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले, हत्या और अवमाननीय व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसने न केवल मानवाधिकार का हनन हो रहा है बल्कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। संगठन ने दीपदास और अमित मंडल की हत्या का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के पदाधिकारी और एक कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित रहे। आज करनी सेनाओं के बैनर तले जिस तरीके से आज पीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया उसमें हमने मांगे की है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में दीपू भाई के साथ बर्बरता की गई है और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है उसको लेकर के सभी करनी सेनाएं आज रोडों पर होती हैं और उसी को लेकर के डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया और मांगे की है कि बांग्लादेश को जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को अलग थलग किया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उसी तरीके से हम बांग्लादेश को भी, हमारे प्रधानमंत्री जी उस बांग्लादेश को भी अलग थलग करें। और करनी सेनाओं की एक ही पुकार है कि अब बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार हिंदुस्तान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। जिस तरीके से आईपीएल में चल रहा है, आईपीएल में हमारे बांग्लादेशी खिलाड़ी आकर के हमारे हिंदुस्तान में खेलते हैं और हमारे हिंदुस्तान में उसको भाई कह करके उनको गले से लगाते हैं। आज हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर किसी भी आईपीएल के किसी भी टीम ने अगर बांग्लादेशी हिंदुओं को, बांग्लादेशी मुस्लिम को या फिर बांग्लादेशी किसी को खरीदा और या फिर उनको खिलाया तो करनी सेना मैदान में जाकर के विरोध करेगी और रोडों पर जाकर। अमेठी जिले में एसआईआर प्रक्रिया का शनिवार को आखिरी दिन है और जिसके बाद से बता दें कि 31 दिसंबर को एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। मतदाता सूची में 9% मतदाता मैपिंग से छूट है, जिनकी पहचान करने में टीम डीएम जुट गई है। डीएम ने कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से लगभग 1,35,000 मतदाताओं की पहचान के लिए नोटिस जारी की गई है। तो वहीं नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़ने का कार्य शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 14 दस्तावेजों में प्रमाणिकता के लिए एक पहचान पत्र देना होगा। जो हमारी अनमैप्ड सूची है वो लगभग 9% के आसपास है, यानी आप ये मान के चलें लगभग 1,35,000 मतदाता अभी ऐसे हैं जिनको कि ईआरओज के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। क्या क्या वो देखिए ये पूरी इसमें उन मतदाताओं से अपेक्षा की जाएगी कि आप ये बताएं कि साहब आप मतदाता सूची में रहने के किस आधार पर पात्र हैं। उसके 14 तरह के अभिलेख इन्यूमरेशन फॉर्म्स के पीछे लिखे गए थे और भी यदि फर्दर किसी जानकारी की आवश्यकता होगी तो ये नोटिस के साथ ही उस मतदाता को उपलब्ध कराया जाएगा और संबंधित ईआरओ के यहाँ दावा आपत्ति की अवधि में ये सभी लोग अपने अपने मताधिकार और मतदाता सूची में शामिल होने के संबंधित जो दावे हैं उसके संबंध में अभिलेख प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमारे उन्नाव रेप कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर हाल ही में मिले
स्थगत आदेश और दुष्कर्म मामलों में न्यायिक ढिलाई के विरोध में वाराणसी में महिलाओं का आक्रोश सड़कों पर उतर आए हैं। दखल संगठन के आह्वान पर अंबेडकर पार्क में जिला मुख्यालय तक काली पट्टी और काली मुट्ठी बांधकर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। अंबेडकर पार्क में जुटी सैकड़ों महिलाओं ने लैंगिक हिंसा, यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दोषी प्रभावशाली हो तो उसे राहत मिल सकती है, जबकि पीड़ितों को न्याय के लिए सालों संघर्ष करना पड़ता है। दखल संगठन की सदस्य एकता ने कहा है कि उन्नाव रेप कांड उत्तर प्रदेश के सबसे जघन्य मामलों में से एक है, जिसने सत्ता, पुलिस और न्याय व्यवस्था की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सबसे अधिक आरोपी जनप्रतिनिधि भाजपा से जुड़े हैं। साथ ही मांग की गई है कि कुलदीप सेंगर की किसी भी प्रकार की राहत या फिर विशेष सुविधाएं ना दी जाए, पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दुष्कर्म के मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाए और न्याय की जाए। ये प्रशासन लगातार रेपिस्ट का साथ देती आई है, चाहे वो उनके धर्मगुरु हो या उनके पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो किसी बच्ची 9 साल की बच्ची का रेप करे हो मंदिर के अंदर, या वो किसी दलित महिला का रेप करे हो, या वो किसी 100 साल की बूढ़ी अम्मा का क्यों ना रेप किए हो। ये सब असली केसेस हैं जो बीजेपी के ही सांसदों के हैं, जो बीजेपी के ही विधायकों के हैं, जिनके रेपिस्ट को बीजेपी ने समर्थन किया है। जब तक ये सरकार रेपिस्ट का समर्थन करती रहेगी, तब तक हम इस सरकार का विरोध करते रहेंगे। और अगर ये सरकार ये बोलना चाहती है कि ये इन रेपिस्ट का समर्थन नहीं करती है, तो इन लोगों को कोर्ट में हाजिरी दिलवाएं, इन लोगों के बचाना बंद करें, इनको जेल से निकाल के माला पहनाना बंद करें, इनके समर्थन में बीजेपी के झंडे वाली रैलियां निकालना बंद करें, तब जाके कोई बात बने। ये प्रशासन गोरखपुर के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में घुसकर 11वीं की छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्र दोपहर 1:30 बजे कॉलेज के मैदान में दोस्तों के साथ खड़ा था और इस दौरान बाइक से 3 बदमाश आए और छात्र के देखते ही फायरिंग कर दी। एक गोली सुधीर के गले को चीर गई तो वो जमीन पर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज सुनकर कॉलेज के छात्र जुट गए और ये देखकर आरोपी तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गया। छात्र की हत्या के बाद से कॉलेज में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन बेटे की लाश देखकर बेसुध हो गए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहीं बिजनौर थाना नजीबाबाद क्षेत्र में मिले युवक के शव का पुलिस ने खुलासा करते हुए शातिर हत्यारे दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पैसे के उधार के लेन देन को लेकर एक दोस्त ने देहरादून से आकर पैसे वापस न करने के एवज में अपने दोस्त की हत्या का जाल बुना, जिसके बाद से उसकी हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया, जिसका पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा करते हुए हत्यारे दोस्त को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आरोपी संदीप को घटना में उपयुक्त ईंट सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। देखिए, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर में 21 तारीख को शाम लगभग 6 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति का जो है निर्माणाधीन जो हाईवे है उसके किनारे एक प्लॉट है, उसमें जो है शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और फोरेंसिक टीम के द्वारा विजिट किया जाता है सीन को। और वहाँ पे जब तलाशी ली जाती है तो उसके पास से एक हमें जो है मोबाइल फ़ोन, कुछ एक टिकट और एक बाइक तथा कुछ जो है कपड़े वहाँ पे बरामद होते हैं। और उस समय जब उसकी हत्या हुई थी उस समय हमारे सिपाही गश्त कर रहे थे, उन्होंने देखा एक व्यक्ति को जाते हुए टॉर्च मार के, तो उसे पहचान थोड़ा बहुत उसका चेहरा उसे आया। और जब हम लोगों ने फ़ोन उसके मृतक के फ़ोन पर फ़ोन आया तो उससे हमने संपर्क किया तो उसकी पहचान जो है सुरेंद्र सोनू के रूप में हुई, जो देहरादून का निवासी है। और उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि आज ये बाइक से गए थे और ये बाइक किसी से परचेज से लिए हुए थे, उसको वापस करने के लिए नागल जा रहे थे। और ये इस आधार पर हम लोग मान लिए कि बाइक जो है मृतक की है और जो उसमें हमें बस का पास मिला था, उसका टिकट मिला था, वो टिकट जो है अभियुक्त का है। और चूँकि हरिद्वार से वो टिकट कटाया गया था, लिहाजा हम 3 टीमें इसमें बनाई गई और हमारी एसओजी और पुलिस टीम लगी और सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक अन्य एविडेंस के आधार पर जो अभियुक्त था उसे हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उसका नाम संदीप है, जो इसका घनिष्ठ मित्र है, जो कि देहरादून का रहने वाला है।
और पूछताछ के दौरान जो फैक्ट महत्वपूर्ण आए हैं, इसके द्वारा जो हत्या की गई है उसका मूल उद्देश्य था कि ये जो है अक्सर उसको बेइज्जत किया करता था सामाजिक रूप से, और अक्सर उसकी पत्नी के ऊपर अश्लील कमेंट किया करता था। लिहाजा इन सब चीज़ों से आज ही जाकर उसने जो है इसे ईंट से मारकर इसकी हत्या की थी वहाँ पर प्लॉट पर, और उसकी निशानदेही पे ईंट बरामद कर ली गई है। मौके से उसका जैकेट बरामद किया गया है। तो वहीं यूपी के पीलीभीत में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी ने बांग्लादेश में हो रही अमानवीय घटनाओं के लिए इस्लामिक जिहाद का पुतला फूंक दिया है। जिला संगठन मंत्री ललित ने कहा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस्लामिक जिहाद गतिविधियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं और उनके निशाने पर हिंदुओं के मंदिर, व्यवसाय केंद्र, महिलाएं, संपत्ति, शासकीय कर्मचारी, पत्रकार ही रहते हैं। हिंदू प्रताड़ना को लेकर उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं और कहा है कि मानवता पूरी तरह से शर्मसार हो चुकी है और ऐसे में आतंक फैलाने के लक्ष्य से दीपू की मृतदेह को पेड़ से लटका कर जलाया गया और इस बर्बर हिंसा की घटनाएं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद से अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर गंगा बैराज पर 23 दिसंबर को वाहन चेकिंग के दौरान कार सवार ने पुलिस टीम पर हमला कर 2 दरोगा और 1 होमगार्ड को घायल कर दिया था और मौके से फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी कार चालक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 3 को गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नशे की हालत में दोनों आरोपियों ने घटना की थी और जिसके बाद से पुलिस कार की तलाश में सीसीटीवी कैमरे तलाशते हुए मौके पर पहुंची और कार बरामद करने के बाद से दोनों आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। 23 तारीख की घटना बड़ी संचलित हुई थी। इसमें पुलिस चेकिंग कर रही थी। एक गाड़ी ने बैराज पे काफी तेज गति में आ रही थी, बैरियर्स को उड़ा दिया, जिसमें हमारे 3 पुलिसकर्मी घायल हुए और उसमें से एक होमगार्ड थे, उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी। और गाड़ी पे चूंकि नंबर प्लेट पे नंबर नहीं थे, खोजने में हमें परेशानी हुई, परंतु अथक प्रयास के बाद हमारे डीसीपी साहब के नेतृत्व में, हमारे एसपी बैठे इनके नेतृत्व में टीम लगी और उसने कैमरे खंगाले, उसने लोगों से बातें करी। तमाम मेहनत के बाद आज हम लोग उस गाड़ी को ट्रेस करने में सक्षम हो गए। वो एक गैराज में पड़ी है, पुलिस की कस्टडी में है और ब्लैक कलर की औरा गाड़ी है। और 2 लड़के हमारी गिरफ्त में है, श्याम सुंदर पुत्र यादवेंद्र सिंह जो कि मथुरा के रहने वाले, उम्र 23 वर्ष, और एक अभिजीत चतुर्वेदी सन ऑफ धर्मेश चतुर्वेदी, ये बिजली थाना बिजली कानपुर नगर के रहने वाले 22 वर्ष के हैं। उनके साथ 3 लोग और गाड़ी में थे, वो भी ट्रेस हो गए, उनको भी पकड़ने का प्रयास जारी है। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिस दौरान उनकी चौकी इंचार्ज पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। बता दें कि सीसामऊ विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता शुक्रवार को धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद से जिला अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन को किसी तरह शांत कराए। वहीं एसीपी कर्नलगंज ने आरोपी दरोगा की जाँच के निर्देश दिए हैं, साथ ही आश्वासन दिया है कि जाँच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। ये कल क्रिसमस का त्योहार था और कल ही नगर कीर्तन भी निकलना था, तो रास्ते में सेंट फ्रांसिस चर्च पड़ता है, वहां पे क्योंकि काफी भीड़ इकट्ठा होती है क्रिसमस के मौके पे भी, और नगर कीर्तन भी उसी रास्ते से जाना था। रास्ता बहुत सकरा है, इसलिए चर्च 5 बजे बंद करा दिया गया था और वहां की जो भीड़ थी उन्हें भी डिस्पर्स कराया जा रहा था, जिसके लिए ड्यूटी लगाई गई थी। जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं आर्या जी, वो वहां पे तैनात थे। आज जो है भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के आए, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके कार्यकर्ता के साथ चौकी इंचार्ज द्वारा रोक करके अभद्रता की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस पूरे प्रकरण की जांच एसीपी स्वरूप कर्नलगंज को दे दी गई है। जांच के आधार पर जालौन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जुए के अड्डे पर छापेमारी की है, जिसके चलते पुलिस की छापेमारी में जुआ खेलते हुए 5 जुआरी पकड़े गए हैं, जिसके बाद से पकड़े गए जुआरियों के कब्जे से 35,000 रुपए नकद बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस ने सभी जुआरियों के खिलाफ युवा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। तो वहीं यूपी के अमरोहा में सपा के राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा नरेंद्र चौहान ने अपने ऊपर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर प्रेस वार्ता की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले एक ग्रामीण की समस्या को लेकर बैंक में गए थे, जहां पर बैंक कर्मी ने बदसलूकी की और इसके बाद से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि हादीपुर कला प्रधानपति नरेंद्र चौहान ने कहा है कि मैं एक ग्रामीण की समस्या को लेकर बैंक गया था, लेकिन बैंक कर्मी ने मेरे साथ बदसलूकी की। मैंने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बाद मेरे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने इसे राजनीतिक दबाव का मामला बताया। नरेंद्र चौहान ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर उच्च अधिकारी
अधिकारियों से मिलेंगे और न्याय की मांग करेंगे। देखिए भाई, मेरी ग्राम पंचायत में बैंक पड़ती है, इब्राहिमपुर में बैंक है, रेशमा बैंक। तो पचदिया का एक व्यक्ति है जिसका नाम विपिन कुमार है, उसकी मेरे पास में कॉल आई। उसने मुझसे कहा कि बैंक में जो ये रिटायर फौजी है, जिस सज्जन ने ये जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कि ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है। मैं किसी काम को गया था, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा। तो मेरा कुछ और भी काम था बैंक में, तो मैं उसमें गया। तो विपिन मेरे साथ था, इनकी बात हुई, तो इनमें आपस में थोड़ी अफरा तफरी, मैंने समझाने का एक प्रयास किया, तो वो हमसे भी थोड़ा शब्दों का गलत इस्तेमाल उसने करा। तो मैंने कहा जो बात करनी है बैंक से बात कर लेते हैं। उसने कोई बात नहीं, बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब उसने बाद में कोई तहरीर वगैरह दी थी। तहरीर, अच्छा वीडियो में मेरा कोई एक, आप बता रहे हैं कि वीडियो बना रहे, वीडियो में आप मेरा एक किलो ऐसा बताएं कि मैंने उसे टच भी किया हो या कोई बदतमीजी का व्यवहार उसके साथ में किया हो। जहां तक जाने की बात है, मैं तो 10 बार जाऊंगा। मेरी ग्राम पंचायत में बैंक आती है और मैं दूसरी बार का यहाँ प्रधान है, मेरे घर वाले दूसरी बार के प्रधान है यहाँ पे। मेरी ग्राम पंचायत में बैंक है, मेरी ही ग्राम पंचायत का व्यक्ति, अगर मुझे कोई बुलाएगा तो मैं अभी दोबारा जाऊंगा। हमने सुना है उसमें कोई एफआईआर वगैरह भी हुई है? जहां तक एफआईआर की बात है, शाम को मुंडा खेड़ा चौकी लगती है, उनकी भी और मेरे गांव की भी। वहां पर बैठ के ये बात खत्म हुई थी। लेकिन कुछ लोगों ने, जो पॉलिटिक्स के राजनीति के तहत, जो कुछ लोगों को ये बातें हजम नहीं होती, जिनका काम शुरू से अब तक यही रहा है, मैंने पहले भी एक दो वीडियो में आपको बताया था, उनका कोई काम नहीं है। उन्हें खाली ये देखना है कि किसी से जरा सा हो जाए, उसे जाना, उसे भड़काना और तरह तरह की बातें करना। अच्छा, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ उन लोगों से आपके इसके माध्यम से कि उनमें दम है तो खुद मेरा को कर ले। अगर खुद उसमें दम है जो औरों को भड़काते हैं, और खुद मेरा सामना कर लेना। तो उन लोगों ने उसे भड़का करके और तहरीर दिला के मुकदमा। वहीं यूपी के अमेठी में जर्जर पुराना मकान तोड़ते समय एक मजदूर की दबकर मौत हो गई, तो वहीं दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दीवार तोड़ते समय भरभरा कर मकान गिर गया, जिस दौरान छत गिरने से 2 मजदूर दब गए। मजदूरों की दबने की सूचना पर मौजूदा लोग मलबा हटाकर मजदूर को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि तब तक एक मजदूर की जान जा चुकी थी। गंभीर रूप से घायल दूसरे मजदूर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेठी जिले के बहुचर्चित हत्याकांड में शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते 23 दिसंबर को रात में 23 साल के युवक की लाठी डंडों से धारदार हथियार से पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से मुसाफिर खाना कोतवाली पुलिस ने हत्या में शामिल 2 नाबालिग सहित कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया है। पड़ोसी परिवार ने मिलकर युवक की मौत को घात उतार दिया। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या जमीन की पुरानी रंजिश में की गई है। तो वहीं पुलिस ने मामले की आगे की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। दिनांक 23/12/2025 को रत्नेश मिश्रा, जो पिंडारा ठाकुर गांव के रहने वाले, जिनकी उम्र 23 वर्ष है, उन्हीं के गांव के ही अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी थी, जिसके संबंध में इनके पिता की तहरीर पर थाना मुसाफिर खाना पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमों का गठन किया गया था। आज थानाध्यक्ष मुसाफिर खाना की टीम ने 3 अभियुक्त, जिसमें अंकित यादव, पंकज यादव, शिवपूजन यादव हैं, इनकी गिरफ्तारी करते हुए इनको जेल भेजा गया है तथा घटना में प्रयुक्त आला कतल बांस का डंडा भी इनसे बरामद हुआ है तथा 2 बाल अपचारी को भी। अमेठी में आग लगने से छप्पर के नीचे लेटे युवक की झुलसकर मौत हो गई। बता दें कि जिसके बाद से युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिस दौरान युवक की जान चली गई, जिसके चलते पीड़ित परिजन जो है वो गंभीर आरोप लगाए रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने आग लगाकर युवक को जिंदा जला दिया। मृतक एक दिन पहले ही खाना खाकर घर के बाहर छप्पर में सोया हुआ था और जिस दौरान दबंगों ने छप्पर में ही आग लगा दी और इस दौरान युवक जो है वो पूरी तरह से झुलस गया और अब परिजनों लगातार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। नाम शर्मा कुमार गुप्ता है, घर सुंदरपुर में। आज घटना हुई है, क्या घटना हुई और कैसे हुई? सर, ये हमारे चाचा थे जो जला दिए गए थे, जमीनी विवाद था उनका और हमारे सब लोग का। तो उन्होंने अपना हिस्सा मांगा, तो हिस्सा अपना सब ज़्यादा हमारे लिख दिए हैं उनके बेटों के नाम, गगन के बेटों के नाम। इसी के मामले में हमारे चाचा और उनके दोनों बेटे, उनके भांजे हमारे चाचा को मरहले में जला दिए। आज 10-15 दिन से झगड़ा हुई है। हमारे ससुर के नाम ज़मीन थी, हम 4 देवरान जेठान थे और वह कहा थी सब ज़मीन लिखा ले हैं। उसी से हमारे देवर झगड़ा करते रहे
और का कहा थी यही खातिर आयन संजय की खाएन खाए के गए पहुड़न साहब पहुड़न जैसे पहुड़न वैसे हुआ से फूक उठे हुआ से गुहार लगावत भागे साहब कि हमका जरा दे जगन हमका जरा दे जगन हमका जरा दे जगन हम यहाँ से दौड़े साहब को दूर के बाद वैसे गिरे बेहोश हो गए साहब बड़ा हम आग लाग गए जर गए नहीं जान लिया। अब जैसे जहाँ तक हमें जानकारी है कि इन चारों भाइयों का जो है आपसी जो है वही ज़मीनी मैटर था और कुछ तरह कोई दुश्मनी थी नहीं, 1 महीने से बात चल रहा था ये। कोई शिकायत हुई थी इसको लेकर? इसके पहले हाँ शिकायत दोनों पक्ष से हुई थी, ये भी एप्लीकेशन दिए थे, दूसरा पक्ष भी एप्लीकेशन थाने में दिया था। जमीनी विवाद था तो पुलिस कोई कार्रवाई की थी नहीं इसमें? अब इसको बहुत जानकारी हमें नहीं पुलिस क्या की थी। पुलिस हाँ पुलिस थाने में एप्लीकेशन दिया गया था, पुलिस आई भी थी, दोनों पक्ष से आई थी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।